हेलो दोस्तों, श्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको काव्यखंड कड़बक पार्ट 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप सबको इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, तो जिसने भी इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो वो सभी लोग पहले जा कर के इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, क्योंकि उसमें मैंने आप सबको टोटल 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था। तो वो वीडियो जरूर सभी लोग देखें और उसके बाद फिर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैंने आसान तरीके से सारे प्रश्नों को बताया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? इसका उत्तर होगा कि हम जानते हैं कि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख है। कोई भी व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। अतः कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है। यह पहला नंबर प्रश्न का उत्तर था। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने कलंक, कांच और कंचन शब्दों का उपयोग करके अपने विचारों को प्रकट किया है। कलंक शब्द की चर्चा करते हुए कवि यह कहते हैं कि चंद्रमा में दाग होते हुए भी वो संसार को रोशनी देता है, अर्थात उस रोशनी के आगे वो काला धब्बा दाग का कोई मोल नहीं रहता। अतः गुणवान में अगर कुछ अवगुण भी हो तो उसके गुणों के आगे वो अवगुण भी छिप जाता है। फिर आगे कहते हैं कि कांच शब्द का प्रयोग करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कच्चा सोना को गलाकर तपाकर असली सोना में बदला जाता है, उसी प्रकार इंसान को बिना संघर्ष, तपस्या और त्याग के श्रेष्ठता और सफलता नहीं मिल सकती। तो ये कांच शब्द का प्रयोग जो है कवि ने किया है, तो उसका मतलब क्या होगा, ये उसका मतलब है। इसके बाद कंचन शब्द का कहते हैं कवि कि कंचन शब्द का प्रयोग करते हुए कवि कहते हैं कि जैसे शंकर जी के त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत सोने का हो गया, वैसे ही सज्जनों की संगति से दुर्जनों भी श्रेष्ठमान बन जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि पहले कड़बक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। तो इसका उत्तर होगा कि पहले कड़बक में कवि अपने आत्मविश्वास को दर्शाया है। कवि का ये एक ही आंख है, वो चेचक के कारण रूपहीन है, लेकिन रूप का और एक आंख के न होने से इंसान का महत्व कम नहीं हो जाता। कवि दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि दाग तो चंद्रमा में भी है, फिर भी वो सारा जग को प्रकाशित करता है। त्रिशूल तो सुमेरु पर्वत को लगे थे, फिर भी वो सोना का हो गया। पानी तो समुद्र का खारा था, फिर भी वो असूझ और अपार है। अतः ऐसा नहीं है कि कुछ अवगुण के होने से सारे गुण खत्म हो जाते हैं। कवि का यह आत्मविश्वास जनमानस के लिए नई चेतना है। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर था। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इस इच्छा का मर्म बताइए। तो इसका आंसर होगा कि कवि कहते हैं कि यह जगत तो नश्वर है, केवल कृतियां ही अमर रह जाती है। जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर त्याग कर देता है किंतु उसकी सुगंध धरती पर व्याप्त रहती है, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धाम पर जन्म लेकर अपनी कीर्ति से ही अपना पहचान यहाँ छोड़ जाता है। अतः कवि भी अपनी कीर्ति से ही अपने को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। तो ये प्रश्न संख्या चौथा का उत्तर था। अगला प्रश्न 5वां नंबर है हमारा कि भाव स्पष्ट करें। प्रश्न है कि जौ लही अंबही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। कहा जा रहा है कि इसका भाव स्पष्ट करें। तो भाव स्पष्ट करने के लिए हमें याद रखना है कि कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए, चाहे व्याख्या करने वाला प्रश्न आए, तो वहां हम सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कड़बक भाग 1 से लिया गया है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अगर यही दूसरा पाठ रहता तो यहाँ कड़बक के जगह पे दूसरा पाठ हमारा पद है तो पद का नाम हो जाता। यहाँ कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी है तो दूसरा पाठ रहता तो यहाँ कवि का नाम जो है सूरदास होता। यानी पाठ जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे पाठ का नाम और कवि होंगे तो उनका नाम। अगर गद्य खंड का बात करेंगे तो गद्य खंड में भी सेम पाठ का नाम चेंज होगा और लेखक का नाम चेंज होगा। तो यहाँ हमारा पहला पाठ है
और पहला पार्ट से ये पंक्ति दिया गया और कहा जा रहा है कि इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो कैसे लिखाएगा, तो लिखाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कड़बक भाग 1 से लिया गया है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक, इतना हमको सारे में करना है, ठीक ना। इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आम में सुगंध आने के लिए डाब युक्त मंजरियों का निकलना जरूरी होता है, उसी प्रकार बिना दोष के पुरुष में गरिमा नहीं आती। तो ये 5वां नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर था, और याद रखना है कि कैसे हमें इस तरीके का प्रश्न का जवाब देना है। 6ठा नंबर प्रश्न है हमारा कि रक्त के लेई का क्या अर्थ है। इसका उत्तर होगा कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि वे अपने काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़े हैं, जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोई हुई है, अर्थात इस काव्य को कवि ने अपने कलेजे के खून से रचा है। 7वां नंबर प्रश्न है हमारा कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि ने यहाँ जोरी शब्द का प्रयोग जोड़कर के अर्थ में किया है। पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि वो इस कथा को जोड़कर सुनाते हैं, और जिसने भी इस कथा को सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। तो यह हमारा 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला नंबर हमारा प्रश्न है 8वां नंबर कि दूसरे कड़बक के भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, यानी दूसरा कड़बक में जो बताया गया है उसका भाव सौंदर्य हमें स्पष्ट करना है। तो दूसरा 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर है हमारा कि दूसरे कड़बक में कवि ने इस तथ्य को उजागर किया है कि उसने रतन सेन, पद्मावती आदि जिन पात्रों को लेकर अपने ग्रंथ की रचना की है, उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था, अपितु उनकी कहानी मात्र प्रचलित रही है, परंतु इस काव्य को जिसने भी सुना है किसी को प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। कवि ने इस कथा को रक्त रूपी लेई के द्वारा जोड़ा है और इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है। कवि ने इस काव्य की रचना इसलिए की क्योंकि जगत में उसकी यही निशानी शेष बची रह जाएगी। कवि यह चाहता है कि इस कथा को पढ़कर उसे भी याद कर लिया जाए। तो यह हमारा दूसरा कड़बक का भावार्थ था, यह भाव सौंदर्य बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर, जो कि इस पाठ का आखिरी प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है हमारा व्याख्या करें। कहा जा रहा है कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु, इसका हमें व्याख्या करना है। तो इसका उत्तर कैसे होगा, तो प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक भाग 2 से ली गई है। जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर त्याग कर देता है, किंतु उसकी सुगंध धरती पर व्याप्त रहती है, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धाम पर जन्म लेकर अपनी कृति से ही अपना पहचान यहाँ छोड़ जाता है। तो ये था हमारा इस पाठ का टोटल 9 प्रश्न, 1 से लेकर 9 तक। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये सारे प्रश्न उत्तर। और अगर जिन विद्यार्थियों को ये सारे प्रश्न उत्तरों का या हमारे जितने भी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, और उन सभी का अगर पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, श्लोकर्स एकेडमी। श्लोकर्स एकेडमी नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इससे आप सभी लोग जुड़ जाइए। वहाँ पे आप सभी को पीडीएफ नोट्स जो है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। और अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो के नए नए अपडेट जो है आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।